अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इस सिलसिले में है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो स्कूल की बुनियाद रखी थी 99 में, उसके जहाँ दुनियावी तालीम थी वहाँ साथ में दीन की तालीम का भी एक मकसद था कि बच्चे जो हैं दीन और दुनिया दोनों हासिल कर सकें, दोनों जगह पे कामयाबी हासिल कर सकें। और इस सिलसिले में जो मतलब हमने जो इसको डिसाइड किया, बहरहाल कुछ वजूहत थी कि जिसकी वजह से स्कूल शुरू किया हमने। एक बहुत ही स्मॉल लेवल, बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से, सपोर्ट से आज स्कूल जो है एक अच्छा काम कर रही है। जो भी इस सिलसिले में जैसा कि आपको मालूम है कि जो दीनी माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल में, या जितना दीनी माहौल बन सका है उसमें हमारी मिसेस आरिफा मोहसिना का कुलीदी रोल है। वो माशाल्लाह आलिमा हैं, फाजिला हैं, और उनकी रहनुमाई में ही इतना सब कुछ काम जो है वो हो चुका है। दुनियावी तालीम के ताल्लुक़ से तो बहुत एक्सपर्ट्स हैं और हम लोग भी मुस्तकिल कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन दीन का मामला ऐसा है कि जहाँ उलमा इकराम है वहाँ पे घर में हमारी अहलिया, उनका एक बहुत नुमाया रोल है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वो मुस्तकिल साथ में लगी रहती हैं कि यहाँ पे अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर बच्चों को तालीम दी जा सके। इस सिलसिले में ये मीरठ में हमारी 3 स्कूल हैं। एक हमारी स्कूल फलाह स्कूल और वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल काशी मीरा की। तो इसके ज़िम्मेदारान हम लोग पिछले 4-5 साल से साथ में हैं, आपसी मशवरे से काम भी करते हैं, और इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये कदम भी उठाया है। ये मैं बता दूं कि MFERD मिल्लत फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च बेंगलोर बेस्ड एक इदारा है जो कि तालीम के लिए बेपनाह बेहतर काम कर रहा है कि दुनिया व आखिरत में किस तरीके से कामयाबी हासिल की जाए। इसके जो सदर हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब, वो इसके सरबराह हैं, और एक बहुत ही अच्छी टीम जो है ऑल इंडिया लेवल पे पिछले मैं समझता हूँ 20 साल से, बल्कि 22 साल हो गए हैं तब से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा तारुफ MFERD से 1917 में हुआ, और उनकी जो चेन्नई की एक कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ भी हम दोनों, यानी कि मैं और मेरी अहलिया, हम लोगों ने जाके वो अटेंड किया और हम लोग बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक तंजीम ऐसी है कि यहाँ पे फाइनेंशियल गेंस के लिए काम नहीं किया जा रहा है, एब्सोल्युटली फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। और इसमें डॉक्टर मुश्ताक साहब जो हैं वो हर किस्म के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, और भी साथी लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में, और इस तरीके से ये इदारा चल रहा है ताकि मिल्लत के लिए काम किया जा सके, मुस्लिम बच्चों को बेहतर तालीम जो है वो दी जा सके इर्रेस्पेक्टिव। और इसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि हमारे यहाँ इतनी फ़ीस है तब आप ज्वाइन करिए, तब हम रहनुमाई करेंगे या क्या करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके खुलूस की वजह से उनको टीम भी इतनी अच्छी मिली है कि डॉक्टर मिसबाउद्दीन साहब जो कि US में रहते हैं लेकिन बहुत काबिल शख्सियत हैं, वो यहाँ हमारे स्कूल में भी आ चुके हैं, और वो भी यहाँ आते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे लेक्चर्स लेते हैं और गाइडेंस करते हैं। इसके साथ ही एक डॉक्टर सैयद बुरहान साहब हैं जो उनके बहुत ही की मेंबर हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक बैकबोन की हैसियत से वो काम कर रहे हैं MFERD में, वो भी उनके साथ में लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो है बराबर उसमें गामजन रहते हैं, काम करते हैं। तो ये हम तीनों का मुश्तरका फ़ैसला था, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस थे, तो हम लोगों ने सर्विसेज हायर की हैं, जिसके डॉक्टर सैयद बुरहान साहब जो हैं सरबराह हैं, उसके हेड हैं, और वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। यानी कि हम तीनों स्कूल का न सिर्फ ये कि वो ऑडिट कर रहे हैं कंप्लीट, कहाँ कहाँ पर खामियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होगी, हो रही है बल्कि, और इसमें साथ में वालिदैन की भी ट्रेनिंग और तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका और हमारा मुश्तरका जो टारगेट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, वो है हमारा बच्चा। यानी कि आप स्कूल में बच्चों को बेहतर तरबियत के लिए भेज रहे हैं, बेहतर तालीम के लिए भेज रहे हैं, और हम स्कूल में तालीम दे रहे हैं बच्चों को उसकी बेहतर पर्सनालिटी के लिए, बेहतर डेवलपमेंट के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अगर इन दोनों में ताउन हो जाए, यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स में, तो बच्चे की शख्सियत जो है बहुत अच्छी निकल के आती है। इसी सिलसिले में टीचर्स का सेशन पिछले 3-4 दिन से चालू था, और आज आप लोगों को जहमत दी है कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ। तो डॉक्टर सैयद बुरहान साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। और इसके साथ ही स्कूल में बच्चों का ऑडिट भी किया जा रहा है।
यानी कि एक एक बच्चे की पर्सनालिटी को और उसके तमाम चीज़ों को पूरी उनकी टीम यहाँ मौजूद है, और आइंदा भी कुछ एक 8-10 दिन ये रहेंगे यहाँ पर। लेकिन ये डॉक्टर बुरहान साहब जो है आज चले जाएंगे और कल चले जाएंगे ग़ालिबन। तो इस सिलसिले में आपको यहाँ पे दावत दी है कि थोड़ी देर आप उनकी बात सुने, ताकि आपको जो है इस सिलसिले में ब्रीफिंग दी जा सके। और ये आइंदा 3 साल के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है इनसे, ताकि हमारे स्कूल में एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से बन के निकल सकें। ठीक है, तो मैं इसके साथ ही डॉक्टर सैयद बुरहान साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और आप सबसे बात करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई थिंक मेरे नज़र में यहाँ पर पूरे 6th से ना 5th से 6 स्टैंडर्ड से 6 स्टैंडर्ड से लेके 10th तक के पेरेंट्स बैठे हैं, राइट? माशाल्लाह। तो अभी इससे पहले भी पेरेंट्स थे, उसमें कौन थे? और माशाल्लाह बोनस हो गया इन लोगों को आज। सो अभी जस्ट मैं बता रहा था वो एज के बच्चे जो प्री प्राइमरी से लेके 5th तक के बच्चों का क्राइटेरिया, नीड, एक्सपेक्टेशन पूरा अलग है, और हमारे अब बच्चे जो 6 स्टैंडर्ड में आ गए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थोड़ा अलग रहता। तो माय डियर पेरेंट्स, आज के जो हमारा जुड़ना है, जुड़ने का सबसे अहम रीज़न कि हमको हमारे बच्चों की जो पेरेंटिंग हम कर रहे हैं, तरबियत जो हम कर रहे हैं, राइट, बच्चों को जो हम नर्चर कर रहे हैं, वो एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो हमको सीख के करना पड़ता है। येस और नो? जिम्मेदारी इसके लिए है ताकि हमारे हाथों से हमारे बच्चे ज़ाया ना हो, और दूसरा, कल जब अल्लाह के सामने खड़े तो उसका सवाल सही तरीके से जवाब हमारे पास वो भी होना है। बिकॉज़ हमारे बच्चे जो अल्लाह ताला ने हमको बिना कोई स्ट्रगल के, कोई चैलेंजेस के, अल्लाह ताला आसानी से जो हमको अल्लाह औलाद दिया है, वो उसका ज़िम्मेदारी और सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मानते हैं आप लोग? तो हमारे लिए हमारे बच्चे पकड़ बनेंगे और हमारे लिए हमारे बच्चे नजात भी बनेंगे। यस? नहीं तो होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम जो अब तक करते आए माशाल्लाह, वो अल्लाह का करम था, हम हर उल्टा काम करते गए, अल्लाह हमारा सीधा ही करता गया। लेकिन ये बार बार ऐसे करने से नहीं होता, बिकॉज़ कौम में हमने ये देखा है कि 20 साल पहले इतने मुस्लिम इदारे नहीं थे। हम 90s के एंड में या अर्ली 2000 में अक्सर हमारे पास हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस बहुत कम थे, और हम कौम के जितने ज़िम्मेदार लोग थे उन्होंने बैठ के सोचा कि भाई चलिए हमारे कौम में स्कूल्स अगर आ जाएंगे, हमारे स्कूल्स अगर आ जाएंगे, तालीम अगर आ जाएगा, हमारे बच्चे कामयाब हो सकते हैं, हमारे कौम का रुख और मुस्तकबिल बदलेगा। ये था। अब हम बड़े जोश में इदारे बनाते गए। आज 20 साल बाद अगर पलट के आप देख रहे हैं, आपको हर गली में हमारा एक इदारा तो मिलेगा, करेक्ट? मुंबई का तो पता नहीं, बेंगलोर में तो हमारे पास हर गली में एक इदारा अपना है। अब हम पलट कर ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह स्कूल्स खोलना हमारा मकसद था, स्कूल खोल देंगे तो हमारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं, ये भी हमको मालूम हो गया। हम स्कूल्स खोल लिए माशाल्लाह। अब पलट कर अब 20 साल का जायज़ा अगर ले रहे हैं तो क्या तब्दीली आई हमारे स्कूलों को खोलने में? क्या तब्दीली आई कि हमारे बच्चे स्कूल पहुंच गए? पहले से अब बच्चे हमारे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा 10th 12th ग्रेजुएशन बच्चे अब हमारे ज़्यादा कर रहे हैं। यस, माँ बाप के अंदर भी एक फ़िक्र है, जद्दोजहद है कि तालीम के लिए ज़रा अहमियत हमारे घरों में ज़्यादा हो गई। तो अब हम पलट के देख रहे हैं माशाल्लाह, तालीम आ रही है, अहमियत भी आ गई, सब आ गया। क्या हमको हमारे बच्चों से जो नतीजा हम चाह रहे थे वो मिल गया क्या? जब ये पलट के देख रहे हैं, फ़र्क इतना ही महसूस हो रहा। पहले हमारे बच्चे नहीं पढ़ के बेकार फिर रहे थे, आज माशाल्लाह हमारे बच्चे पढ़ लिख के बेकार फिर रहे हैं। जी, यस और नो? तो माय डियर पेरेंट्स, हमको आज फ़र्क इतना ही महसूस हो रहा है कि भाई जो बच्चे पढ़ लिख के आज हमारे बेकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि भाई सिर्फ स्कूल खोलने से या फिर स्कूल को बच्चों को भेजने से हमारे बच्चे कामयाब, ये हमको भी समझ में आ गया। और ये आज हम आपको भी समझना पड़ेगा कि भाई मेरा काम क्या, मैं काम को जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, पैसे ला के फीस पे कर दूंगा, मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मेरे बच्चे कामयाब हो जाते हैं।
स्कूल को भेज दे रहे ना, फीस पे कर दे रहे ना, ट्यूशन भेज दे रहे ना, बच्चे हमारे होते हैं क्या? बोलिए माय डियर पेरेंट्स, चांसेस बहुत कम हैं। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी जो तरतीब से हम जो काम कर रहे हैं ना, ये तरतीब पे रिजल्ट्स मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आपकी पूरी तमाम मेहनत और कुर्बानियों के बाद, राइट, इतना पूरा जो आप बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, इतना पूरा करने के बावजूद अगर मेरा बच्चा मेरे हाथ को ना लगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपकी ये मेहनत, ये कुर्बानी, ये सब करने का? समझ रहे हैं बात? आपका 1 घंटा हम लेंगे अब यहाँ से, राइट, बाई 11:30 12:30 विल रैप अप। तो पूरे इत्मीनान के साथ बैठना है, पूरी बात को समझने की कोशिश करना है। करेंगे जी? बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई घर के परेशानी नहीं, कारोबार के परेशानी नहीं, पूरा थोड़ा टाइम के लिए ऑफ कर देना। घर को जाके कैसा भी वो पकवान ख़त्म नहीं हो रहा है, ज़िंदगी भर का है, राइट, ये कारोबार के परेशानियाँ ख़त्म होने वाली नहीं है, वो तो है, लेकिन अब जब बैठे हैं तो थोड़ा टाइम इत्मीनान के साथ, ताकि हमको हमारे बच्चों पे हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत नतीजे वाली मेहनत हो, ज़ाया होने वाली ना हो। तो माय डियर पेरेंट्स, यहाँ पर जो 6 से लेकर 10 तक बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे 2 कैटेगरीज के बच्चे बैठे हैं। बचपने को ना, मेन बच्चे के बचपने को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितने हिस्सों में? 3। पहला उसका बचपने का दौर है, वो कहाँ तक आता, वो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड क्या बोलते हैं, 12-13 साल तक आता है, वो चाइल्डहुड डेज बच्चे के हो गए एक। नेक्स्ट आता है बच्चे का दौर 14 से 17-18 साल तक, इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट फेस। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट फेस। उसके 18 साल के बाद में बच्चे का एक दौर आता है, उसको बोलते हैं एडल्ट फेस, राइट। उसके बाद का किस्सा अलग है, अब हमको वहाँ नहीं जाना है। ये ज़िंदगी का, मैं पहले अभी स्टार्ट करूँगा। हमारे पास जो 6 से 10th के बच्चे बैठे हैं, वहाँ पर एक कैटेगरी के बच्चे बैठे हैं जो 13 साल के 14 साल के अंदर हैं, वो 6 to 8 के बच्चे हैं, करेक्ट। 6 to 8 वाले पेरेंट्स हाथ उठाइए, माशाल्लाह। 9-10 के पेरेंट्स हाथ उठाइए, माशाल्लाह। दोनों के पेरेंट्स हाथ उठाइए। सो यहाँ पर हमको थोड़ा समझना है। अब मैं आपको ये एज जो है ना, कौन सा 6 to 10 वाली एज जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हमको करना पड़ता, समझना पड़ता। अब पहले हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर से नीचे उतरेंगे, करेंगे। कहाँ से आएंगे? 9-10 को पहले समझेंगे, फिर हम 6 to 8 में आएंगे। अब जो 6 to 8 वाले पेरेंट्स तब तक क्या करेंगे? अपने कान बंद करके बैठेंगे, करेक्ट। कि आप भी सुन लेंगे। क्यों? आपका बच्चा कल 9-10 में जाने वाला है, तो उससे पहले तैयारी हमारे लिए क्या है? लॉटरी है। तो माय डियर पेरेंट्स, सबसे पहला चीज़ हम समझेंगे, 9th-10th वाला दौर जो है, हम उसको बोलते हैं एडोलेसेंट फेस। ये 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल एक हिस्सा है। कौन सा? 9th, 10th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल जो हैं बच्चे के बड़े नाजुक उम्र है, ये बड़ी बड़ी क्रिटिकल फेस है हमारा। रीज़न इज, अब तक जो बच्चा चल के आ रहा था ना, एक बड़ा रोड था, बड़े रोड में आप मस्ती मजाक जो करना चाहते हैं लापरवाही करिए, गिरेंगे नहीं, आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अब ये जो दौर है, कौन सा दौर? ये जो 9th के बाद से 12th तक का जो दौर है, ये ऐसा दौर है, ये रोड बढ़ानी है, एक रस्सी बन गया है अभी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? अब ये रस्सी पार होगा, फिर 18 साल के बाद में फिर रोड। अब जब रस्सी पर चल रहे हैं, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ रोप, तो क्या करना? इधर उधर देख के, लापरवाही से, मस्ती से कर सकते हैं। करेंगे तो क्या होगा? करेंगे तो बैलेंस चूकेगा और नीचे गिरेंगे। माय डियर पेरेंट्स, हमको समझना है कि ये एज जो है बच्चों के लिए बड़ी नाजुक उम्र है। यहाँ अक्सर बच्चे बनते हैं, यहीं से ये एज से अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं। द रीज़न इज, यहाँ 9th-10th में जैसा बच्चा आ जाता,
9th 10th में बच्चा जैसा आ जाता, बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस बहुत सारे आगे रहते हैं। पॉइंट नंबर 1, जिस्मानी चेंजेस बच्चों में बहुत सारे आगे रहते हैं अब तक। और सेकेंडली ये उम्र में ऐसा रहता बच्चों के अंदर कि बच्चे अपने यहाँ समझदार हो गए रहते हैं। समझदार, लेकिन बच्चे के अंदर समझदारी आ गई, क्या वो समझ से बच्चा हमारा कामयाब हो जा सकता है क्या? जी नहीं हो सकता। द रीज़न इज, ये एज में सबसे बड़ी परेशानी जो बच्चों की है कि बच्चे यहाँ पे समझदार हो गए लेकिन सही गलत की पहचान नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, मायूसी चेहरे पे आपके क्यों है? तो थोड़ा आराम से बैठिए, मुस्कुराते रहिए, उतना मुश्किल काम है नहीं, थोड़ा समझेंगे। ये अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह हमको सिखा दे रहा है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये सीखने का भी मौका, जानने का मौका नहीं मिलता। और अपने तजुर्बों के साथ लोग सीखने लगते हैं। तजुर्बा करके सीखेंगे तो नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता, डैमेज ज़्यादा होता। जी माय डियर पेरेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने क्या बताया हमें? ये एज का तकाजा क्या है कि ये एज जो है वो रस्सी पर चलने जैसा है। समझ में आ रही है बात? जब रस्सी पर चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे बच्चे समझदार हो गए, बड़े हो गए, लेकिन इनके पास सही गलत की पहचान नहीं। वो थोड़ा 18 साल के बाद जब ज़िंदगी को थोड़ा समझने लगते हैं और ज़िंदगी के 4-5 मार जब खाते हैं तो सही क्या गलत क्या समझ में आना स्टार्ट होता है। करेक्ट? लेकिन अब हमको करना क्या है सर? हमको ये करना है कि पेरेंट्स की बच्चों को ये एज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, उनको ये लगता है कि हम बड़े हो गए तो डोंट क्वेश्चन। उनको ये मत बोलो ए बैठ तो तुझे क्या समझ नहीं है, राइट? उनको यहाँ पे समझ मत सिखाइए, यहाँ पर सही और गलत की पहचान करवाइए। द मोमेंट यू स्टार्ट टीचिंग देम, नो टेलिंग देम कि उनको यू आर नॉट स्मार्ट, आप समझदार नहीं हो, वो डायरेक्ट उनको चुभेगा। द रीज़न इज, ये एज के चंद रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़रूरी चीज़ जो अंदर से कूट कूट के बाहर निकलती है वो चीज़ है सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब इज्जत। क्या है? ये एज में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है बच्चों को क्या है? वो इज्जत की है। अब माँ बाप क्या करते हैं, हम टीचर्स क्या करते हैं? ज़रा इज्जत के साथ खेल देते हैं। 4 के सामने डांट देना, लड़का हो या लड़की हो तकाजा सेम है। हम 4 के सामने उसको थोड़ा झिनका देना, थोड़ा डांट देना, थोड़ा ये कर देना, थोड़ी ज़्यादा नसीहत कर देना या चुप करके बिठा देना, ये डायरेक्ट इसकी इज्जत के साथ खेलना है। आप इज्जत के साथ खेलोगे तो वह आपके लिए दरवाजे बंद करता जाएगा, याद रखिए। ये एज में अगर बच्चे दरवाजे माँ बाप के लिए बंद कर लिए, बहुत मुश्किल है आगे जाके दरवाज़ा खोलना। बिकॉज यहाँ बच्चे बड़े हो गए। इससे पहले बच्चे छोटे थे ना, आप पकड़ के मारो डांटो वगैरह, बच्चा भूल जाता है, नादान है, फिर दौड़ के आ जाता अम्मी अब्बू बोलकर। लेकिन यहाँ पर इज्जत आ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया, मुझे मारते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, बच्चा यहाँ पे अंदर से उसका नफ्स बन गया। अब वो नफ्स बोलता है नहीं मैं झुकूंगा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ए जा वालिद अब्बू से माफ़ी मांग ले, मैं नहीं मांगूंगा। बच्चे जिद पे आ जाते हैं। यस और नो? आपने देखा है ये। कौन छेड़ रहे हैं इसको? छेड़ने वाले हम खुद हैं और फिर हम रोते भी हैं। सो माय डियर पेरेंट्स, पॉइंट नंबर 1, एज 9th 10th के बच्चों के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? वो सेल्फ रेस्पेक्ट है। वो सेल्फ रेस्पेक्ट को हम छेड़ेंगे नहीं, उसके साथ ही साथ हमको काम कराना पड़ेगा। उनकी इज्जत को बाकी रखते हुए हमको काम पूरा करना है। सीधी अंगली से निकलने वाला घी नहीं है ये, इसको थोड़ा टेढ़ा करके काटना पड़ता। वो टेढ़ा करने के ही हमको समझना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमको समझना पड़ता। इसीलिए ये स्कूल इनिशिएटिव लिया है ताकि हम हमारे पेरेंट्स को पेरेंटिंग कैसे करना बच्चों को वो भी हम सिखाएं। बिकॉज आज के बच्चों की पेरेंटिंग करना, वो पहले चला ना, वो सेम फॉर्मूला ये बच्चों को नहीं लगा सकते। पहले हमारे वालिदैन हम बच्चों को खाली ज़रा देखते ही
निगाह डालते ही बस बच्चे समझ जाते हैं क्या बात बोल रहे हैं बोल के। हम देखें आज ये बच्चों को आप थोड़ा देखो तो उल्टा आपको ज्यादा देखेगा। मडियर पेरेंट्स, आज के बच्चे एक कदम आगे निकल गए हैं और वो सेम फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में जो चला ना फॉर्मूला, वो आज मोबाइल फोन वाले दुनिया में वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट नंबर 1 हमको क्या समझ में आ गया, ये एज में बच्चों को उनकी इज्जत की ज़रूरत है, वो इज्जत को बाकी रखिए। तो इसके लिए हमको करना कैसे करना सर, तो इसके लिए क्या करना, बच्चे को अपने घर के तमाम डिस्कशंस में हिस्सेदार बनाना पड़ता है। डिस्कशंस होते हैं घर में, राइट, क्या करना है, बच्चे को उसके अंदर हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। कैसे हिस्सेदार आप बनाएंगे, बच्चा जब बैठे हैं घर में कुछ मशवरा चल रहा है, राइट, ए चल उठ, तुझे क्या समझ में आता है, बच्चा या बच्ची बोल नहीं बैठ, तुझे क्या मालूम होता, ये सब करना नहीं है। ये आप अपना पावर दिखाएंगे, आप अपना पावर यहाँ पे ये एज में दिखा देंगे ना, बच्चा पलट के पावर आपको दिखाएगा। याद रखिए, जितना वो बोलते हैं न्यूटन का एक लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कितना आप ये बॉल हाथ में पकड़ के दीवार में कितना तेज से मारूंगा, उतनी तेज से वापस मेरे पास आएगा, यस और नो। तो ये एज में वो तकाजा है, आप जो करते हैं एक्शन, आपको वही रिएक्शन वापस मिलेगा। आप मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत वापस मिलेगा, आप नफरत कर रहे हो तो नफरत वापस मिलेगा, आप जो करोगे आपको वो वापस मिलेगा। तो इसके लिए बहुत बार पेरेंट्स क्या होता है, 9th 10th में तो आ गए, थोड़ा देर हो गया, इसीलिए जो पेरेंट्स, जो पहले वाले पेरेंट्स है, बचपने से थोड़ा अच्छे सही बीज अगर डाल दिए ना अपनी तरबियत की, तो 9th 10th में ज़्यादा मामला बिगड़ता नहीं। लेकिन फिर भी अभी देर नहीं है, अभी भी वक्त हाथ में। तो इसके लिए करना क्या है, वो इज्जत को बाकी रखने के लिए बच्चों को करना क्या है, प्लीज इन्वॉल्व देम। क्या करिए, अपने घरों के डिस्कशनों में, तमाम चीज़ों में क्या करेंगे, इन्वॉल्व करिए, उनकी राय लीजिए। थोड़ा बहुत आपको लेके यू करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन उसको क्या लगता है, उसको क्या है, उसको क्या पसंद, उसको बताना पसंद है कि मैं बड़ा हूं। द रीजन इज दैट फिजिकल चेंजेस जो बच्चे के अंदर आ गए, बच्चे को क्या लगता है, मेरा गला थोड़ा मोटा क्या हो गया, बोले ट्राई करता, वो छोटे भाई बहन पे आवाज डाल के, और थोड़ा वहां चल गया बोले तो फिर अम्मी पे ट्राई करता, यस और नो, राइट। अब्बू पे कर नहीं सकता, पकड़ के दो देंगे, तो वो जहां जहां जरूरत लगती है वहां पे बच्चा ट्राई करने वाला बनता है। तो इसीलिए ये पहला पॉइंट हमको समझना है कि ये वक्त जो है बड़ी नाजुक उम्र है, यहाँ माँ बाप बड़ा समझ के काम करना पड़ेगा। अब तो हमारी ज़रूरत क्या है, बच्चे को समझ सिखाने के बजाय बच्चे को सही गलत की पहचान कराते जाइए। बच्चे को सुनिए पहले, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है उसको समझिए, फिर आप बता सकते हैं कि सही गलत क्या है। बच्चा आपको बोलेगा नहीं तो आप क्या बोलेंगे सही गलत क्या है। तो इसके लिए और थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा एक और चीज़। यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं 9th 10th में ख़ास तौर पे, कितने लोगों को, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं, कितने लोगों को बिरयानी बनाना पसंद है, मतलब आता है, बिरयानी बनाना आता है? जेंट्स में किसी को नहीं आता है, काम दीजिए इन लोगों को। बिरयानी बनाने वाले पूरे सिस्टम में, पूरे प्रोसेस में, राइट, पूरे प्रोसेस के अंदर बिरयानी बनाने के पूरे सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है बताइए? चावल लाना जी, अच्छा ओके। हमारी बेंगलोर का तरीका अलग है, आपका थोड़ा देखेंगे क्या है, क्या करना है, मैरिनेशन, ओके देन, अरे बोलिए, बच्चों को बोल देता हूँ मैं, ये आपके अम्मियों को बिरयानी कैसे बनाना उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। चावल का प्रॉपर पकना, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो बिरयानी आप पका लेंगे माशाल्लाह। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा छोड़ूंगा तो बिरयानी बहुत पक जाएगी, तो मैं ही बोल देता हूँ, बिरयानी बनाने के पूरे सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो चूल्हा सिलगाने से लेकर खाने तक, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो आखिरी स्टेप है, वो जहाँ बिरयानी को दम करते हैं आप, करेक्ट? आप भी लोग दम वाला वर्ड यूज़ करते हैं, अच्छा चलिए हम भी वही वर्ड यूज़ करते हैं। तो कौन सा स्टेप है? बिरयानी को दम करने का वक्त है।
अगर मेरे पास मैंने बिरयानी में 1 लाख रुपए वाले चावल डाल दिए, दुनिया के टॉप क्लास मसाले डाल दिए, जबरदस्त गोश्त मैंने डाल दिया, सब कर दिया, लेकिन दम करने के वक्त पर थोड़ा सा फोन आ गया, हेलो, निकल गए, तो क्या हुआ? बिरयानी जल गई, उसको दाग लग जाता है। यस और नो? मैं बोलूंगा अब ये बिरयानी खाइए। अरे 1 लाख केजी वाले चावल हमने पकाकर खाइए, मसाले कितने जबरदस्त हैं, खाइए। होगा? बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर नमक थोड़ा कम होगा तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, मिर्ची कम है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर बिरयानी एक बार जल गई तो उसको वो वापस से बदलाने का तरीका हमको नहीं आता है। समझ रहे पेरेंट्स? सो इसके लिए अब हमको समझना क्या है, ये जो 9th 10th वाला फेस है ना, वो बिरयानी दम करने वाला वक्त है। क्या है? बिरयानी आपने नर्सरी से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक जो जो चावल चाहिए था, मसाले चाहिए था, सब डाल दिए। अब इस वक्त पर मामूली से चावल ही सही, गवर्नमेंट ने मिलता ना 1 रुपए वाले चावल मिलते हैं यहाँ पे, 1 रुपए वाले चावल, छोड़ मामूली सा गोश्त, मामूली से मसाले डाल दिए, लेकिन दम करने के वक्त पर सही ये दम कर दिए। वो बिरयानी आप खा सकते हैं अगर दाग नहीं है तो। वो मुझे ज़बरदस्त मसाले वाली बिरयानी चाहिए, नहीं चाहिए जिसमें दाग लगा है, जला हुआ है। यस और नो? तो आप 8th स्टैंडर्ड तक जो भी कर रहे हैं, वो जो भी मसाले डालें वगैरह जो भी करें, ये एज जो है एडोलेसेंट फेज जो है, वो बिरयानी दम करने वाला वक्त है। यहाँ पे आपने जो कर लिया है, यहाँ नया मसाला मत डालिए, न फिर से चावल बीच में नहीं डालेंगे, करेंगे अब दम में आप कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ देखते हैं क्या यहाँ पर ना आग, आप जो आग है आपकी, ना यहाँ पे लापरवाही ज्यादा हो ना आंच ज्यादा हो। अगर आपने आंच बढ़ा दी, आपने आग बढ़ा दी, थोड़ी जल जाने के चांसेस हैं। थोड़ी लापरवाही हो गई तो भी जलने के चांसेस हैं। यस और नो? यही एडोलेसेंट फेज है। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? माय डियर पेरेंट्स, ये एडोलेसेंट फेज है जहां पे दम करने के वक्त पर आप एकदम लापरवाही, मेरे बच्चे कर लेते हैं बोल के लापरवाही अगर बरतेंगे तो दाग लग जाएगा, जल जाएगा, और जल गया तो फिर निकालना बहुत मुश्किल है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहां पर आप एकदम अगर आग भी बढ़ा दिए, क्या कर दिए, अगर आप यहां पे आग अगर बढ़ा रहे हैं, थोड़ी आंच अगर बढ़ा दी तो क्या होगा? मतलब क्या है, अगर चंद पेरेंट्स ऐसे हैं या तो लापरवाह, थोड़े बहुत पेरेंट्स तो एकदम पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, हर चीज में पीछे पड़े रहते, उठने बैठने सांस लेने नहीं देते। अगर आपने यहाँ पे आंच भी ज्यादा कर दी, आग बढ़ा दी, तो फिर भी जलने के चांसेस हैं। हमको दरमियानी रास्ता लेना है, यहाँ पे थोड़ा चौकन्ना होना पड़ता। यस, समझ रहे ना बात आप लोग? यहाँ पे मुझे थोड़ा आई हैव टू बी मोर प्रिकॉशियस। मुझे यहाँ पे ना लापरवाह होना है, ना मुझे एकदम पीछे पड़ना है। ये चीज़ को मुझे समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ी आंच बढ़ा देंगे या थोड़ा सा लापरवाही कर लेंगे, आपकी जो पूरे बचपन से लेके अब तक की जितनी मेहनत हुई है वो आप अपने हाथों से आग लगा रहे हैं। माय डियर पेरेंट्स, समझ में आ रही है बात मेरी? यस और नो? तो इसके लिए जब अब ये काम हम करेंगे, हमारे 9th 10th के बच्चों को अब करना क्या है सर? हमको करना क्या है आखिर? राइट, हम समझ लिए ये एज का तकाजा क्या है, हमने समझ लिया। बच्चों का नीड क्या है, हमने समझ लिया। समझे नहीं समझे? हम समझे कि बच्चों का नीड क्या है। ये एज में बच्चों के पास समझ है लेकिन सही और गलत की पहचान नहीं है। पहला पॉइंट, हम यहाँ बच्चों को समझ नहीं सिखाएंगे, सही और गलत की पहचान कराएंगे। करेक्ट? बताऊंगा, एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि कैसे करना है। फिर हम ये समझे यहाँ पर पॉइंट कि हमारे सामने ये बात आ गई कि हमारे बच्चों को ये एज में 9th 10th वाले फेस में यहाँ पर हमको ज्यादा लापरवाही भी नहीं और एकदम हाथ धो के पीछे पड़ना भी नहीं।
बिकॉज ये दम करने का वक्त है। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए हमको करना क्या है? बच्चों का ये एज में एक थोड़ा नीड रहता, एक ज़रूरत रहती। वो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है ये एज में, वो है मोहब्बत की। किसकी किसकी पेरेंट्स? मोहब्बत की। वो लड़का है या लड़की है, जो सबसे बड़ी ज़रूरत ये एज में 9th 10th के अंदर जो है वो क्या है? अरे बोलिए, वो मोहब्बत है। जब तक हम ये नहीं समझ सकते, और ये एज में अगर आप वो बच्चों को मोहब्बत नहीं देंगे, बिकॉज बचपन में जो मोहब्बत दिए थे ना, वो बचपना था, याद नहीं रहता। अरे समझ रहे हैं आप लोग? अरे थोड़ा नियत करके बैठिए, अल्लाह से मांग के बैठिए कि भाई अल्लाह हमको समझा दे, ताकि हम हमारे बच्चों की जो तरबियत हम करना चाह रहे हैं वो सही तरीके की तरबियत करें, ताकि हमारे घरों से वो सुल्तान और राबिया पैदा हो। नहीं तो फिर से एक बयान हो जाएगा, मैं आके बयान दे के आपको चले जाऊंगा, आओ बयान माशाल्लाह हो ज़बरदस्त था। बयान देने के लिए थोड़ी आए, हमको प्रैक्टिकल, हमको मैदान में अभी जाके काम करना है। यस माय डियर पेरेंट्स, इसके लिए हम ये बात सुन रहे हैं, ताकि हम समझें तो हमारे तरीक़े से हमारे बच्चे बन सकते हैं, बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। और सिर्फ बच्चे बन रहे नहीं, यहाँ पर आपका एक बच्चा, आपकी एक बच्ची, वो एक पूरी नस्ल है। वो नस्ल को बनाने बिगाड़ने की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। यस और नो माय डियर पेरेंट्स? तो यहाँ हम ये चीज़ समझेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़, अब यहाँ ये एज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चों को लगता है वो मोहब्बत का है। क्या है सबसे ज़रूरी चीज़? क्या है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये एज में जो ज़रूरत है बच्चों के लिए, वो क्या है? बोलिए और एक बार, और एक बार, और एक बार। मोहब्बत ऐसी चीज़ है, ये एज में वो बहता हुआ पानी है। मोहब्बत क्या है? एक बहता हुआ पानी है। अगर आपका दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो कहाँ जहाँ से जगह मिलती वहाँ बहता है, याद रखिए। बहता हुआ पानी देखें आप, बहता हुआ पानी जब आ रहा है, अगर बहते हुए पानी को अगर जगह मिल गया तो वहाँ से जाता है, वहाँ से बंद है, उधर से बंद है, इधर से बंद है, जहाँ जगह मिलता वहाँ से पानी बह जाता है। समझ गए बात? तो सेम वेज मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को, कितने लड़कियों के पेरेंट्स से हाथ उठाइए, लड़कियों के पेरेंट्स कितने हाथ उठाइए, हैंड्स डाउन, माशाल्लाह, राइट। सेम वेज माय डियर पेरेंट्स, ये एज में हमको ये समझ के नहीं बैठना क्या हमारे बच्चे की इतनी मोहब्बत कब दे रहे हैं। आप ऐसे एज में इतनी मोहब्बत दे दी है बच्चे को जहाँ पे बच्चे को याद तक नहीं है कि आपने कितनी मोहब्बत दी। अग्री करते मेरे से ये बात की नहीं? आपने 1 साल का जब बच्चा था, 2 साल का बच्चा था, 3, 4, 5 ऐसे जब उम्र में आपने इतनी मोहब्बत दे दी बच्चे को, इतना आपने चाह लिया बच्चे को, और आप समझ रहे हैं बचपन में इतना बच्चे को याद रह जाएगा, 9th 10th में क्या याद रहेगा? हमारा अम्मी क्या भी करे, यही हम बार बार गिला करते हैं, हमारे अब्बू कुछ करे नहीं, हमारा अम्मी कुछ करे नहीं, मुझे चाहते नहीं, मुझे करते नहीं। हालांकि बचपन में आपने लुटा दिया है हर चीज़। तो यहाँ बच्चे को मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बच्चा यहाँ पे बच्चा नहीं बन रहा है, हम बच्चे बन गए हैं यहाँ पर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने कितना किया है तुझको समझता नहीं क्या। अरे ये एज में करो, कब करना है? यही वो एज है जो 6th स्टैंडर्ड के बाद की एज है ना, बच्चे को थोड़ा शऊर आ रहा है, बच्चा थोड़ा समझने वाला बन रहा है, बच्चे को थोड़ी याददाश्त यहीं से बन रही है। यस और नो? अब यहाँ पे जो मामला होगा वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। थोड़ा आप अपने बारे में सोच के देखिए, हमारे साथ जो बचपन में हुआ है, हमको वो एज में, तो जब हाई स्कूल में थे, जो हायर क्लासेस में जब हम थे, ऐसे फेस में हमारे साथ जो हुआ हमको आज तक याद है। याद है? सर सोच के देखिए, आपको जो मार पड़ी थी, हाँ हमको मार कहाँ पड़ी थी, हर वो चीज़ हमको याद है। तो इसीलिए अब हमको दिमाग में ये रखना कि ये ऐसा फेस है, यहाँ हर वो चीज़ जो आप करते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए पत्थर पे जैसा आप लिखते हैं ना, वैसा लिखा जाएगा। नहीं, मुंबई के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझना चाह रहे। समझ रहे हैं पेरेंट्स प्लीज़?
तो इसके लिए जब लिखा जा रहा है ऐसा, तो हम यही वक्त पर माँ बाप इतने लापरवाह हो जाते हैं या फिर इतने जोश में आ जाते हैं और गलत पिक्चर बच्चे के जिंदगी में लिख देते हैं और बच्चा दिमाग में बिठा लेता, और जब बड़ा होता वो आपके साथ वही करता। माइक बोल रहा है बस कर। आप क्या बोल रहे हैं? बस करूं जी? हम कानों के मज़े के लिए नहीं सुन रहे हैं, हमको समझना है और जाकर मेरे घर में जो दौलत है वो लुटने से पहले मुझे उसकी हिफाजत करना है। माय डियर पेरेंट्स, यहाँ पर हमने ये बात समझ ली कि ये एज में जो सबसे बड़ा तकाजा है वो मोहब्बत का है, और मोहब्बत आप नहीं देंगे, अगर आपके दरवाजे अगर बंद हो जाएंगे, ये मोहब्बत कहीं ना कहीं, पानी बोल दिया ना मैंने, मुंबई के बारिश में जब कैसा पानी जब आ गया, जहां रास्ता मिलता वहां घुसता है। अगर हमारे घर में वो मोहब्बत नहीं मिल रही है तो फिर तीसरा दरवाजा खुलता है, मोहब्बत वहां बहती है। मालूम है कौन सा तीसरा दरवाजा है वो? अरे बोलिए। खास तौर पे लड़कियों के लिए माँ बाप थोड़ा समझिए। अरे हमको अल्लाह ताला बच्चों के लिए विलन बना के नहीं भेजा है। वी आर नॉट विलन्स और अप्रेजर। हम जालिम बना के अल्लाह ताला मुसल्लत नहीं किया है बच्चों पर, मेरा गुस्सा कर देना, मेरा डांटना, मेरा स्ट्रिक्ट रहना। हम इसको तरबियत समझ गए हैं। कहाँ है? अरे ये कहाँ से सीखे हम? उसको क्या है, बच्चे के दिल में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है। अरे ना माँ समझने के लिए वक्त है, माँ क्यों? ओ मेरे साथ भी वैसा हुआ, मैं भी वैसा करूंगी। आहा, दो जगह हमारी मोहब्बत जागती है। जब बच्चा बीमार पड़ता है वो पूरी मोहब्बत आती है, कुछ हो गया तकलीफ तब पूरी मोहब्बत आती है। नॉर्मली मोहब्बत दिखाना हमारे से आता नहीं। क्यों? अंदर से कुछ होता है हमको। क्यों? अब बच्चों के देखिए इन्फ्लुएंसेस, प्लीज मैं आपको बच्चे की जिंदगी सुना रहा हूं, प्लीज सुनिए। बच्चे की ज़िंदगी देखिए। बच्चे को ना अभी समझ जो है, उसको 4 और बाहर के दोस्त मिल रहे हैं, पूरा माहौल मिल रहा है। सबको देखते हुए जब बच्चा घर आता है, माँ बाप को देखता है, कंपेयर करने लगता है। बच्चों को मैं समझाता हूँ, बच्चे हमारे बॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं वगैरह, वहाँ पे पिक्चर में दिखाता बच्ची हमारी जैसा घर जाती, मम्मी बोल के जाती पिक्चर में, वहाँ उसकी माँ ओ डार्लिंग प्लीज़ कम आई लव यू बोल के गले लपटती है। इसके दिल में ख्वाहिश आती है, काश मेरी माँ, मैं जब घर पहुँचती हूँ। हमारी माँ कैसे, जैसा घर में पहुँचते हैं चल। अब बच्चे को क्या लगता है सही और गलत मालूम नहीं है। आपके अंदर के जज्बात और नीयतें सही हैं, लेकिन एक ज़बान की गलत इस्तेमाल के वजह से बच्चा ये समझता है सही वो था जो मैंने देखा, मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है। हालांकि कुर्बानी आप दे रहे हैं, लुट जा रहे हैं बच्चों के लिए, जलील हो जा रहे हैं बच्चों के लिए, हर वो चीज़ आप कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज हमारा तरीक़ा जो है वो गलत जा रहा है। और आप चाह रहे हैं कि सर, बच्चे पेरेंट्स आके बोलते हैं सर इन्हें मुझे समझता नहीं सर। बच्चा कौन? हमारी बात नहीं सुनता सर, हमको समझता नहीं। अरे मैं पूछा बच्चा वो है या आप हैं? आप एक 13-14 साल के बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समझो, और आप 40-50 साल के लोग नहीं समझेंगे। दिस इज समथिंग विच वॉट वी आर डूइंग इज फुलिशनेस, बेवकूफ़ी है, इसको छोड़ना है। तो इसीलिए जब बच्चों को हम बात कर रहे हैं, बच्चों से जब हम काम कर रहे हैं, माय डियर पेरेंट्स, व्हाट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हियर इज टू प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ये जो एज में कर रहे हैं ना, सोच समझ के करिए। चलेगा, नाटक होगा तो भी चलेगा, करिए। जी अरे अपना औलाद है ना, गोद थोड़ी लिए हैं, गोद लिए हैं नहीं है, अपनी औलाद है तो हमको ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों को हम कैसे बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। बच्चों के सामने हम कैसे विलन बन रहे हैं। एक लड़का अपना लड़का जाता है, कहाँ जाता है? कटिंग कराने जाता है, हेयर कट। किधर?
हेयर कट के लिए जाता, अब हेयर कट में गया, वहाँ पे उसने ज़बरदस्त कोई कटिंग कर दी, ये तरफ से मैदान साफ कर दिया, इधर से भी पूरा मैदान साफ, और बीच में से फसल उगा दी। अब ऐसी ज़बरदस्त जब कटिंग हुई, आजकल हमारे बच्चे कटिंग करके आते हैं, टोपियों में छपा कर आते हैं, बाहर से दिखेगा माशाल्लाह वाह वक्त का वली दिखेगा, टोपी काटते ही तो अब ये लड़का, सुनिए इसकी ज़िंदगी को समझिए, अब ये लड़का जो था, अब ये कटिंग कराया, अब कराते ही इसको एकदम डर हो गया, ऐसी कटिंग पे घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी। अब इसको दिल में डर था। देखिए बच्चों के दिलों में आज भी माँ बाप के लिए वो डर, वो मोहब्बत थोड़ी बहुत बाकी है। पूरा ख़त्म होने से पहले, उस पर पैर रख के कुचलने से पहले उसको वापस से ला लीजिए। आज मोहब्बत की आग तो नहीं है, लेकिन चिंगारी है, वो चिंगारी पर पैर मत रखिए हमारे गलत तरीके से। अब ये बच्चा डरते डरते बाहर निकला, वहाँ निकलने से पहले जो कटिंग किया ना, अब वो बोलता है क्यों परेशान हो, क्या हीरो जैसे दिख रहे हो, पक्का सलमान खान जैसे दिख रहे हो। अच्छा, ये थोड़ा आईने में देखता, तो 10% जो डर था ना, जो टेंशन था ना, कम होता है, फीलिंग अंदर नहीं नहीं अच्छी है कटिंग। लेकिन 90% ही बाकी है, जैसा रास्ते में आता जाता है राइट, और बीच में दो दोस्त मिलते हैं, क्या जबरदस्त कटिंग की तूने, कहां से किया है, हीरो जैसा दिख रहा। अंदर से फीलिंग अब क्या हो रही है, ओ उसको अच्छा लगने लग रहा है, मेरी कटिंग अच्छी है, खराब नहीं। ऐसा होते 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 4 लोग रास्ते में घर पहुंचने तक सब लोग उसको बोल देते हैं माशाल्लाह क्या हीरो जैसा दिख रहा। अब जैसा बच्चा घर पहुंचता है, किस फीलिंग के साथ आया, अभी पूरी दुनिया बोली है कि मैं हीरो जैसा दिख रहा हूं, यस, पूरी दुनिया बोल रही है कि मैं हीरो जैसा दिख रहा हूं। ये हीरो वाले फीलिंग में जब एंटर करता है, बेल मारता है, दरवाजा खुलता है, सामने से प्रकट होते हैं माँ। जैसा माँ सामने आती हैं, अब वो माँ माशाल्लाह दरवाजा खोलते ही, ये कौन से बांदरे जैसी कटिंग, बंदर जैसी कटिंग, जानवरों की कटिंग, ये कौन सी कटिंग तूने कराया, नालायक, शुरू। अब बच्चे को दिल में लगता है सारी दुनिया मेरा अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन मेरी माँ को मेरा अच्छा पसंद नहीं है। हालांकि उसकी कटिंग सच में जानवर जैसी है, लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या है, क्या आया, कौन बने दुश्मन। माय डियर पेरेंट्स, हम चाह रहे हैं कि भाई बच्चे को तू बड़ा है, तू समझ जा, नहीं समझेगा, उसकी वो उम्र नहीं है। बताया ना मैंने, सही गलत की पहचान। अरे बोलिए, अगर मैं वैसी कटिंग करा के निकलूंगा तो 4 का फीडबैक नहीं है मुझे जरूरत, मुझे समझ में आता ये कटिंग अच्छी है या नहीं, यस और नो। लेकिन ये एज में नहीं मालूम होता। अगर वही माँ उस वक्त पर अपने जज्बात को थोड़ा काबू में ला ले, हमारा मसला क्या, वो मेरे पास पावर है, आपका पावर है तो आप उसको दिखा नहीं सकते। यही असल तरबियत है। माय डियर पेरेंट्स, आपके पास पूरा इख्तियार है, पावर है, बच्चों को डांट सकते हैं, मार सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, हर वो चीज कर सकते हैं, ये आपका पावर है। लेकिन इसको नहीं इस्तेमाल करना ही आपकी हिम्मत है। नहीं समझ रहे हम क्या कर रहे हो, मेरे पास ये पावर है बोल के आप आज एक्सरसाइज कर देंगे वो पावर को, कल बच्चा पलट के जब बड़ा होगा वो आपके ऊपर वही आजमाएगा, याद रखिए जी। तो इसके लिए अगर यही सिचुएशन में अगर माँ, बच्चा आया कटिंग कराते, अब दरवाज़ा फिर से खुला, अगर माँ उस वक्त पर क्या करें, उस वक्त पर बच्चे दरवाज़ा खोलें, एकदम देखते ही गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से को पीना, वही असल माँ बाप की पेरेंटिंग है। माँ वो गुस्से को पी ली, थोड़ा अपने गुस्से पे थोड़ा काबू, अपने ज़बान पे थोड़ा काबू। अरे हमें क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ काबू में अपने पास है नहीं, हम निकल गए बच्चों को तरबियत करने के लिए, अरे अपने ही अंदर कुछ काबू नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा खुल गया, अपने गुस्से को थोड़ा पीकर माँ बोलती हैं माशाल्लाह बेटे कितनी अच्छी कटिंग है, कितनी अच्छी कटिंग है, कितना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल है, जाइए जल्दी, बहुत लेट हो गया, आप जल्दी पानी नहा के आ जाओ। बच्चा जाता है, बच्चे को परेशान, ओह
दुनिया आप जो बोली नहीं, लाख जितना भी बोले, अपने जो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे को लगा माशाल्लाह मेरी का हेयर स्टाइल ज़बरदस्त है, पानी नहा के पूरा आया। अब पूरा नाश्ता वाश्ता पूरा होने के बाद फिर अब बच्चे को पूरा समझ में आने के बाद बच्चे के दिल में आप घुस गए। अब बच्चे को बिठा के माशाल्लाह बेटे कितने मिलकर आई कटिंग, कितना हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन बेटे एक बार क्या ये कटिंग, क्या ये हेयर स्टाइल, क्या ये चेहरा हमारे नबी जैसा है? अरे बोलो, बच्चे से पूछना है ये सवाल, क्या ये मेरे नबी जैसा चेहरा है? क्या ये चेहरे को नबी पहचानेंगे? हाँ, अगर पहचानेंगे तो देखो छोटे आपके 2 भाई हैं ना, वो रहीम को लेके जाइए, उसको भी ऐसी कटिंग करा के लाओ। नहीं 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 अम्मी, ये तो चेहरा मेरे नबी का नहीं है। बेटा नेक्स्ट टाइम से ऐसा करने से पहले 4 बार सोचो कि 4 लोग बाहर आपकी तारीफ कर देंगे, लेकिन क्या हमारे से हमारे नबी खुश हो रहे हैं क्या ऐसे हरकत से? अगर नहीं हो रहे हैं तो अगर नहीं हो रहे हैं तो हमको ये काम करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। 50% तो मैसेज आपका बच्चा ले लेगा, यस और नो। अगर आप गुस्से में बोल रहे हैं, उसी वक्त पर बोल रहे हैं, अरे नहीं चलेगा। थोड़ा अपने अंदर सब्र पैदा करो। ये एज के बच्चों को अगर काम करना है, सब्र और बर्दाश्त से ही काम कर सकता है। अगर नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आपके हाथों से कटेंगे। समझ में आ गई बात? डियर पेरेंट्स, तो ये वक्त में जो सबसे बड़ा तकाजा जो बताया मैंने, वो मोहब्बत का तकाजा है। इस तरीके से हम करते हैं। हम मोहब्बत देने के चक्कर में, बच्चों को तरबियत देने के चक्कर में हम कर रहे हैं क्या? बच्चों को झूठा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैसे सर झूठा बना रहे हैं? बताओ मैं आपको। हमारे बच्चे झूठ कैसे बोलने वाले बन रहे हैं? मेरा डर बच्चों को झूठ बोलने वाला बना रहा है जी। बच्चा स्कूल छूटी नहीं, 5 बजे लड़के की स्कूल छूट गई, 5:30 बजे स्कूल छोड़ गई आपकी। घर आते आते उस दिन 7 कर दिया इसने। कितने बजे? 7 बज गए, 7 o'clock। अब बच्चा जब लेट कर दिया, उसके दिल में डर है कि अभी लेट पहुंच रहा हूं तो मुझे आज मेरी क्लास लगेगी, डांट पड़ेगी, यस और नो। अब बच्चा अब क्या कर रहा है इस वक्त पर? स्टोरी बना रहा है, मन ही मन में प्लानिंग चल रही, घर में जाके क्या फॉर्मूला यूज करना। अब ये प्लानिंग करते करते बच्चा घर आता है। अब दरवाज़ा खुला, अब्बू भी खड़े हैं, अम्मी भी खड़े हैं, दरवाज़ा खुल गया। खुलते ही नाला आया, किधर था ये? अम्मी मैं निकला, रास्ते में गाड़ी थी, गाड़ी मार दी मुझे, मेरा दोस्त को वो हो गया, मुझे ऐसा। बच्चा क्या किया? झूठ बोल दिया। किसके वजह से झूठ बोलना सीखा? किसके वजह से झूठ बोलना सीखा? अरे बोलिए, हमारे डर के वजह से। यही वक्त पर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा, वो जो एक्सपेक्ट करता है उसकी ऑपोजिट करना है आपको। यही पेरेंटिंग है, याद रखिए। वो एक्सपेक्ट करके आ रहा है कि मुझे डांट पड़ेगी, मार खाने का वगैरह और ऑल दोस थिंग्स। अब घर दरवाज़ा खुल गया, बच्चे को बोले जाइए जल्दी हाथ पैर धो के आइए, खाना खा लिए, बहुत लेट हो गया। ओके, बच्चा परेशान। अम्मी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अम्मी डांट नहीं रहे हैं, अब्बू डांट नहीं रहे हैं जी। तो फ्लॉप हो गया, स्टोरी ख़त्म। अब खाना खिला रहे हैं, अच्छा पेट भर के खाना खिला के वगैरह, ओ माशाल्लाह। अब बच्चा खुद परेशान, अम्मी मैं लेट आया, आप क्यों कुछ बोल रहे नहीं? बच्चे के दिल से निकालना है, वही कामाल है अपना। ये हमारे पास माशाल्लाह जो हमारी बेसब्री है, जो हमारे गुस्से पे जो काबू नहीं है, उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है। माय डियर पेरेंट्स, थोड़ा वहाँ काबू कर लिए, ज़बरदस्त काम होता। अब हम क्या कर रहे हैं इस वक्त पर? बच्चे को नसीहतें बहुत ज़्यादा देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, अब बच्चा बड़ा हो रहा है ना, बच्ची बड़ी हो रही है ना, तो क्या करना? अम्मी अब्बा का काम क्या बोलो? नसीहत देना, बिठा के ओ घंटे के लेसन्स, घंटे भर के लेक्चर्स। बच्चे को ये एज में सुनना पसंद नहीं है। आप जितना बोलते हैं उतना उसको गुस्सा आता। अल्लाह, ये कहाँ का बकवास है बच्चे को लगता। एज में बहुत कम बच्चे हैं जो समझ जाते हैं। अब ये वक्त पर नसीहत देने से पहले हमको, माय डियर पेरेंट्स, अब
6 से लेकर जो भी 10th के बच्चे यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, 3 काम करना, जो भी नसीहत करने से पहले या बच्चे को करेक्ट करने से पहले हमको 3 काम करना पड़ता। बोलूं 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 कि नहीं? तो 3 काम क्या है? सबसे पहला काम जो है वो है कनेक्ट। क्या बोलो, सुने आना है? कनेक्ट, फिर करेक्ट। समझे? पहले कनेक्ट, फिर करेक्ट, फिर तीसरा काम सेलिब्रेट। क्या करना? क्या सर मतलब इसका? हम क्या करते हैं, पहले कनेक्शन बनाते नहीं, करेक्शन पे उतर जाते हैं। हमारा ये जो जज्बा, हमारा ये जो मिजाज है करेक्शन का, हर चीज़ में करेक्ट करना, बच्चे के अंदर एक दिन बगावत का मिजाज पैदा होता है। याद रखिए, जो चीज़ हमको बंदा बार बार समझे बगैर, ना आगे देख रहा ना पीछे देख रहा, सिर्फ करेक्ट कर रहा, सिर्फ करेक्ट कर रहा, हर चीज़ में करेक्शन करने पे आ रहा, वो एक बार एक हद तक सुनता है, वो हद पार हो गया ना तो फिर बगावत करने लगते हैं। याद रखिए जी, पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए पहले कनेक्शन, फिर करेक्शन, फिर तीसरा काम सेलिब्रेट। कनेक्शन बताया मैं आपको एग्जाम्पल देके बताया मैं, आपके सामने था, दरवाजा खोलते ही करेक्शन था। करेक्शन के बजाय आपने क्या किया? पहले बच्चे को बिठा के खिला पिला के कनेक्शन बनाया, फिर करेक्शन किए, तो काम भी होता है। राइट? तीसरा काम हमको करना क्या है? सेलिब्रेट। क्या? यहाँ बच्चे के छोटे छोटे चीजों को, उसके अचीवमेंट्स को, उसके छोटे छोटे कामों को सेलिब्रेट करिए उसको। यहाँ बच्चों को क्या हो गया, ये एज में बच्चे के मार्क्स खराब आ रहे हैं, बच्चों के मार्क्स खराब आ रहे हैं, क्लासरूम में बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी एक कजिन बहन थी हमारे घर में, राइट? अब ये बच्ची लगातार 6 सब्जेक्ट्स फेल, 6 स्टैंडर्ड, कितने? 6 सब्जेक्ट्स फेल। अब मुझे गुस्सा आ गया, कितने बार फेल होगी? अब डांट वाट के पूरा हो गया ख़त्म। नेक्स्ट टेस्ट में मैं रिजल्ट आया उसका, मैं घर पहुंचा, घर में सब खुशी बना रहे हैं, ओ हमारे बड़े बहन, क्या चलो हम बाहर जाएंगे, कुछ खा के आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। मैं पूछा क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची सिर्फ 3 में फेल है। कितने में? 3 में फेल है। माय डियर पेरेंट्स, हम वो बड़े चीज़ को हासिल करने के चक्कर में, बेस्ट हासिल करने के चक्कर में, वो छोटे छोटे प्रोग्रेसेस को हम बच्चों के है ना भूल जाते हैं। 6, मैं बैठ के सोचा सही है ना, कल तक 6 में फेल हो रही थी, अब 3 में फेल, मतलब प्रोग्रेस है ना? अरे प्रोग्रेस है कि नहीं? यही असल वालिदैन की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, सेलिब्रेट करो, बच्चे के अंदर हिम्मत बनेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा विलन है। कौन है? एक विलन है। और एक सी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो जो सी है उसका मतलब है कंपेयर। क्या? कनेक्ट, करेक्ट, सेलिब्रेट, बट डोंट कंपेयर। आपका बच्चा, आप सेलिब्रेट तभी कर पाएंगे जब आपका बच्चा आपके लिए कीमती दिखता। मेरे जहन में मेरा बच्चा नहीं है, कोई दूसरे का बच्चा जहन में बैठा है। वो देख, उन्हें क्लास में फर्स्ट आ रहा, उन्हें कैसा कंपटीशन में जीतता, उन्हें कितना अच्छा बात करता, उन्हें कैसा है, उन्हें कैसी है। मेरे दिमाग में वो पिक्चर बैठा है। वो पिक्चर को जहन में रख के बच्चे को देखूंगी तो मेरा बच्चा मुझे कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। नहीं समझ रहे आप लोग? माय डियर पेरेंट्स, वो चश्मे को उतार दीजिए कंपैरिजन का, नहीं तो अल्लाह की जो नियामत आपके घरों में है, जब बंदा अपनी चीज़ को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगता तो उसके ज़िंदगी में एक बड़ा अमल पैदा होता। वो अमल है ना क़दरी का और ना शुक्री का, और अल्लाह ताला को सख्त नफरत वाले अमल हैं। अगर मेरे अंदर नाशुक्री आ गई तो नाशुक्री इज़ द फर्स्ट स्टेप टू कुफर। पहला कदम हमने बढ़ा दिया और नाशुक्री हमको कुफर तक लेके जाती कि मुझे मेरे पास जो है उसकी कदर नहीं, शुक्र नहीं, तो अल्लाह ताला आपको तौफीक नहीं देगा, आपके लिए नेक्स्ट कोई अच्छा काम करने का दरवाज़ा अल्लाह नहीं खोलेगा। मेरा बच्चा कैसे भी है, किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है।
तो इसकी कदर और शुक्र किसको करना है? अरे ये तो छोटी उम्र है, बड़ी बचपने की उम्र है, यहाँ पे कोई बोल नहीं सकते कि ये बन सकता है या बिगड़ सकता है। अल्लाह ताला कैसे कैसों को बिगड़ा हुआ बच्चा बन गया, बना हुआ बच्चा बिगड़ गया। अल्लाह हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ समझ के काम करना है, बच्चे को नहीं। समझ रहे हैं पेरेंट्स? तो हम आज से कनेक्ट करेंगे, फिर करेक्ट करेंगे जी, फिर सेलिब्रेट करेंगे, छोटे छोटे चीज़ों का सेलिब्रेट करेंगे, और फिर आखिरी में कंपेयर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? जैसा भी है वो मेरा है। तब क्या होता बोलो, घर में एक सुकून आता, नहीं तो लड़ के आधा टाइम अपना उसमें वक्त निकल जाता। समझ रहे हैं पेरेंट्स? तो आखिरी में हमको करना क्या है? अब जाते जाते एक मैसेज तो लेके जाना है। 12:30 हमने वक्त लिया था, वक्त पे स्टार्ट किए, तो वक्त पे ख़त्म भी करना है। करेंगे माय डियर पेरेंट्स? यहाँ पर जो 6 और 6 to 8 वाले बच्चे हैं, या हाई स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे जो 6th स्टैंडर्ड वाले बात के जो फेस में है, बच्चों के अंदर 2 हुनर अंदर पैदा कराना आप लोगों। कितने हुनर बच्चों के अंदर पैदा कराना है? 2। राइट? मैं अब होमवर्क आपको क्लोज कर रहा हूं मैं यहाँ पे बात कि हमको करना क्या क्या है। राइट? बच्चों के अंदर क्या क्या काम हमको करवाना है, ये काम मैं आपको बता रहा हूं। पहले 2 हुनर बच्चों के अंदर लाना है। पहला हुनर वो है बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल पैदा कराना। किस चीज का? अरे बोलिए, फिर मैं समझाता हूं। क्या है? ऑब्जर्वेशन, गौर करने का स्किल। राइट? क्या मतलब है सर? एक है देखना, सीइंग, आप मुझे देख रहे हैं, और दूसरा गौर कर रहे हैं। देखने का मतलब क्या? आप सिर्फ देख रहे हैं मतलब, लेकिन सोच नहीं रहे हैं। गौर करने का मतलब क्या है? आप देखने के साथ आप सोचेंगे भी। समझ रहे हैं? सीइंग और ऑब्जर्विंग में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सिर्फ आप देखते नहीं, आप देखने के साथ सोचते हैं। हमारे पास ये बच्चों को, अब एग्जाम्पल में देता हूं, अगर हमारा बच्चा आज 6th स्टैंडर्ड में है, फॉर एग्जाम्पल 6th में, इसका 10th खत्म हुए तक आज 2024 है, तो 2028 होगा। करेक्ट? फिर पूरी पढ़े वहां से, और एक 2 साल और एक 4 साल, 6 साल वहां से 2028, और एक 6 साल 2034 में बच्चा अपना एवरेज क्या है? जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं पेरेंट्स, आपके बच्चे मार्केट में आएंगे 2030 या 2034 के बीच पे। करेक्ट? उससे ज़्यादा अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं 2030 से 34 तक। आपको क्या लगता, आज जो आप आंसर याद करा रहे हैं बच्चे को, वो 2034 में वो आंसर काम आता? अरे बोलो। वी डोंट इवन नो द वे द वर्ल्ड इज मूविंग। एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूं, स्कूल चलाता हूं, इस जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूं मैं। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बाहर ग्रो हो रही है, मिनटों का काम आज सेकंडों में हो रहा है, सेकंडों का काम और छोटे छोटे नहीं इसमें हो रहा है। इस तेजी के साथ कोविड के बाद में जिस तेजी के साथ ग्रो हुआ है जमाना, 2034 तक आप सोच नहीं सकते कि जमाना कैसा रहेगा। जी, क्या मेरे बच्चे आज जो पढ़ा रहा हूं मैं, आज जो भी मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं मेरे बच्चों को सिखा रहा हूं, क्या ये काम आएगा उसको वो जब मार्केट में उतरेगा? अरे बोलो। तो फिर जो काम आने वाली चीज़ है वो उसको सिखाना पड़ेगा। काम आने वाली स्किल है, हम बच्चों को जो क्लास में याद करा रहे हैं वो वक्त में याद रखेगा और भूल जाएगा, लेकिन सिखाते सिखाते हमने बच्चे को वो तालीम, इल्म देते देते, नॉलेज देते देते, वो नॉलेज देते देते एक हमने उसको एक चीज़ सिखा दी, उसका नाम है स्किल। क्या है? हुनर। नॉलेज इज मीन्स, पर्पस इज हुनर। जरिया जो है, मुझे बस में बैठ के जाना है बेंगलोर को, जरिया बस है, लेकिन पर्पस मुझे बेंगलोर पहुंचना है। अब मैं बच्चों को जो भी नॉलेज दे रहा हूं, नॉलेज मकसद नहीं। अरे बोलो भाई, नॉलेज मकसद नहीं, वो तो जरिया है। उसके जरिए से बच्चे को स्किल सिखाना है। क्या सिखाना है? बोलिए, स्किल। उसमें से 2 स्किल मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला स्किल ऑब्जर्वेशन स्किल, गौर करने का स्किल, ये एज में पैदा करा देना। आप नहीं भी करेंगे तो बच्चे के पास रहता, उस पर पानी और मट्टी नहीं डालना। समझ रहे हैं?
क्या सर ये स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब क्या है? बच्चे के पास नहीं, एक ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, 5 मिनट ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा हो गया वक्त आपका, ले लूँ और एक 5 मिनट? नहीं, फिर गालियाँ दे के जाएंगे तो फिर फायदा नहीं ना, तो और एक 5 मिनट ले रहा हूँ। एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, सर सीवी रामन। कौन? सर सीवी रामन एक साइंटिस्ट गुजरे हैं। ये साइंटिस्ट जो थे, राइट, इंडिया के एक ही नोबेल प्राइज अवार्डी हैं। 1920 में उनके थियोरी को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। 100 साल गुजर के आज तक पूरे इंडिया को एक नोबेल प्राइज नहीं मिला है। इतना टेक्नोलॉजी आने के बावजूद एक साइंटिस्ट नोबेल प्राइज वाला हमारे पास नहीं है। समझ रहे हैं? अब सर सीवी रामन को ये मिला कैसा नोबेल प्राइज? बड़े बड़े लैब में बैठे थे, बड़ा रिसर्च कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? देखिए, जब वो एक कॉन्सर्ट से वापस आ रहे थे लंदन से, राइट, शिप में आ रहे थे। किस में? उस टाइम पर शिप में थे। तो शिप में जब आ रहे थे, शिप के किनारे पे खड़ा था, खड़ते हुए आसमान पे नज़र डाली इन्होंने। आसमान देखते देखते इन्होंने सोचा, एक है देखना, दूसरा है गौर करना। सीइंग, ऑब्जर्विंग। अब मैं होता उधर तो आसमान देखता, खुश होता और 2 फोटो लेके, सेल्फी लेके स्टेटस डाल देता। मेरा काम इतना ही है। लेकिन ये स्किल जो था, ऑब्जर्विंग स्किल का, अब सर सीवी रामन आसमान देख रहे थे, लेकिन गौर कर रहे थे। गौर करने का मतलब क्या है? अब सोचने लगे। Why is the color of the sky blue? आसमान का कलर ब्लू क्यों है? बिकॉज आपके पास जब ऑब्जर्विंग स्किल आता, उसके अंदर 2 स्किल्स और पैदा हो जाते हैं। एक है थिंकिंग स्किल और दूसरा है क्वेश्चनिंग स्किल। एक सोचने का, दूसरा सवाल पूछने का, जो कि 2 भी हमारे बच्चों के अंदर कमी है। अब जब इनके जहन में सवाल आया, आसमान का कलर ब्लू क्यों है? साथ में 4 लोग थे तो मजाक बनाए, ये क्यों सोच रहा है? अब वो वापस जब आए, जब घर पहुंचते ही सीधा अपने लैब भागे। लैब में जाके रिसर्च उसने स्टार्ट किया और करने के बाद उन्होंने एक थियोरी प्रोड्यूस कर दी। वो थियोरी का नाम था रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उन्होंने एक स्पेक्ट्रोस्कोप बना दिया। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिल गया। नोबेल प्राइज इनको जो मिलने का रीजन बना, वो बड़े बड़े डिग्रीज नहीं थे, सर्टिफिकेट्स नहीं थे, वो छोटा सा क्या था? वो स्किल था। समझ रहे हैं आप लोग? माय डियर पेरेंट्स, बच्चों को ये एज में एक ऑब्जर्विंग स्किल है और दूसरा क्वेश्चनिंग स्किल है। क्या है? सवाल पूछना। और बच्चा जब सवाल पूछता ना, तो तंग मत आ जाइए। जब सवाल पूछेगा, जवाब मत दीजिए, जवाब तक पहुंचाइए उसको। लेट हिम फाइंड द आंसर, यू विल नॉट हेल्प हिम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्लासरूम में था, हमारे बच्चों को बोल रहा था, साइंस का एग्जीबिशन वगैरह होता है ना, वैसे हमारे पास जब हो रहा था तो बच्चों को बोला, चिल्ड्रन आप अपने अपना तरीके से आइडिया सोच के आइए और अपने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करिए। उसमें बच्चा उठ के बोला, सर मेरे पास आइडिया नहीं, आप कुछ आइडिया दे दो। आई टोल्ड हिम वन थिंग, अपने अतराफ देखो, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, वहीं पे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। अब बोल के निकल गए। नेक्स्ट डे बच्चा क्लासरूम में बैठा था। बच्चे के अंदर क्या है? वो एनर्जी कूट कूट के भरी है। अब बच्चा निकालेगा उसको बाहर। अब क्लासरूम में बैठा बैठा ये 2 बच्चे क्लासरूम में बैठे बैठे क्लासरूम की दीवार को देखते हैं, ऐसे सीलिंग को देखते हैं। देखते देखते क्या हुआ? अब देखना तो रोज देख रहे हैं, खाली देखेगा तो बंदा कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बच्चे, उनको मालूम हो गया ऑब्जर्विंग क्या है। अब बच्चा सीलिंग को देखा और मैम को बोला, मैम व्हाई इज दिस फंगस? पानी, पूरा पानी के वजह से पूरा फंगस हो गया वो दीवार में, ये क्यों है ऐसा? मैम भी थोड़े समझदार थे, कम बेटा आई विल एक्सप्लेन यू करके एक्सप्लेन नहीं किए। दिस कैन बी योर प्रोजेक्ट। क्या बोल दिया मैम? ये आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, जाके रिसर्च करिए। तो बच्चे गए, उसका सैंपल पूरा निकाले, लैब में गए, लैब में दिए, 100-200 खर्चा किए। फिर बच्चों को मालूम हुआ ये फला फंगस है, और फिर बच्चे लाके प्रेजेंट कर दिए, सर ये फंगस था, इसको ख़त्म कर सकते हैं सर हम। कैसे? हमारे घर में विनेगर होता है ना, विनेगर, सिरका, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, उसको स्प्रे कर देंगे ना सर, वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास वो साइंटिस्ट पैदा हो गया।
एक बिजनेसमैन बनने की या कोई बड़ा काम कल बड़े इम्तिहानात में जाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए ये हुनर बड़ा काम आता। कौन सा? ऑब्जर्विंग स्किल। दूसरा क्वेश्चनिंग स्किल। आज के बच्चे आपके बैठे हैं ना यहाँ पर, आपका बच्चा अगर आज 10 साल का है तो उसको 10 साल का मत समझिए। आज के ज़माने में जो भी बच्चा है उसके उम्र से 5 साल बड़ा है। All children are 5 years ahead than age because of the amount of information बच्चों को मिल रहा है इस चीज़ से। उनके उम्र से 5-5 साल आगे होंगे। बच्चे हमारे बहुत जल्द बड़े हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। अब नाउ यू विल टेल मी, सर इसको यूज़ करना कि नहीं करना? अरे बोलिए। मैं तो नहीं कराऊंगा, फितना है ना फ़ोन। अरे बोलिए भाई। तो ये बोलेंगे तो आप फितना हो जाएंगे। बच्चों को इस चीज़ से रोकना नहीं, रुख देना है। क्या देना है? ये इनकी एज, इनके ज़माने की चीज़ है। ये हमने फ़ोन देख के बड़े नहीं हुए, लेकिन बच्चा पैदा हुआ फ़ोन में। यस और नो? तो ये इनके ज़माने की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा रोकते ना, उतना ज़्यादा बच्चों से कटते हैं। तो करना क्या है? तो क्या सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि यूज़ करना नहीं करना, यूज़ करना है। अब सवाल है कि कैसे करना, वो बच्चों को सिखाना है। हमको नहीं मालूम था बिकॉज हमारे बचपन में ये लेसन कहाँ थे, फ़ोन कहाँ था। तो हमारे लिए नया सबक हो गया। नया सबक का मतलब जो मैं नहीं किया हूँ मेरे बच्चे नहीं करेंगे, बोल नहीं सकते। तो इसीलिए घर में एक तरतीब बन जाए कि फ़ोन कैसे यूज़ करें, कब यूज़ करें। और सिर्फ बच्चों पे नहीं, अगर तय कर लिया आज हमारे घर में 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं छीनेंगे, बच्चों के पास तो फ़ोन छीन के रख लिए, लेकिन अब्बू फ़ोन में बिजी बैठे, ऐसा सबक काम नहीं करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग डियर पेरेंट्स। तो लास्टली आई विल एंड हियर। कोशिश ये करिए कि ये बच्चों में एक क्वेश्चनिंग स्किल, ऑब्जर्विंग स्किल, और तीसरा काम हम जो बच्चों को करना है ये उम्र में, बच्चों की एक सोच पैदा करिए। वो सोच है, बड़ी सोच पैदा करिए। क्या है? बड़ी सोच। प्लीज मेक श्योर दैट हमारे बच्चे क्या करें? बड़ा सोचने वाले बन जाएं। कर सकते हैं इंशाअल्लाह। So for this we had gathered here inshallah very soon, right? हमारी कोशिश ये है कि हम एटलीस्ट महीने में एक बार ऐसे जुड़ें और बच्चों की एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को मालूम करें और उसके बारे में हम सॉल्यूशंस लें। क्या ये ज़रूरी है? ज़रूरी है। अब इसका जवाब हमारे सर देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये मैंने बताया था कि आपको कि हमने ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और ये आगे भी इस किस्म की इस्लाही कोशिशें जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। और बच्चों की जो अभी ऑडिट है कंप्लीट, उनके हिस्ट्री जो है वो आपकी टीम कर रही है स्कूल में, कल से शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद में आपसे भी, जैसा कि अभी सर ने बोला कि महीने में एक आध बार हम इस तरीके से प्रोग्राम्स रखते रहेंगे और इंशाल्लाह आइंदा हम सैटरडेज़ को रखेंगे, क्योंकि आज अर्जेंटली हमें करना पड़ा। तो आगे जो है हम सैटरडे को करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम। और इसी तरीके से हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छे शहरी, अच्छे इंसान बन कर के यहाँ से स्कूल से जाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।